जय हिंद एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। सो आपका मोस्ट अवेटेड रिजल्ट फॉर CDS एंड NDA 1 2026 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय यूपीएससी। और यहाँ पर जिन लोगों ने क्लियर किया कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और जिन लोगों ने नहीं क्लियर किया मैं उनको बता दूं कि आपको भी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट आपके जीवन का बेस्ट होने वाला है अगर आप लगे रहे तो। जिन्होंने क्लियर कर लिया है ना, देखो यार, अभी रास्ता लंबा है थोड़ा सा, लेकिन अचीवेबल है, डुएबल है। एसएसबी आने वाला है। एसएसबी में आपको पता है कि आपकी एक कंप्लीट पर्सनालिटी टेस्ट होती है। उसके लिए आपको अभी भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और एक राइट स्ट्रेटजी के साथ में अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कनकर योर ड्रीम। बाकी जिन लोगों का नहीं हुआ है अभी इस बार, तो उनसे मैं एक बात कहूँगा यार, होप लूज़ नहीं करनी है। रीस्टार्ट करना है स्मार्ट तरीके से, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है और उन पर इम्प्रूव करना है। फॉलो करना है एक राइट स्ट्रेटजी को, और अपने जो नेक्स्ट आपका अटेम्प्ट आने वाला है ना, उसको अपने जीवन का बेस्ट बनाना है। और देखो, मैंने टेलीग्राम पोस्ट में भी एक चीज़ बोली थी कि यार यहीं से आपकी जो OLQs है ना, वो दिखना शुरू हो जानी चाहिए। सो दिस इज़ हाउ यू बिकम एन ऑफिसर। होता क्या है, कुछ लोगों में OLQs ऑलरेडी दिख रही होती हैं, तो उनका तो पहले हो जाता है। राइट। जिनमें अभी नहीं दिख रही है ना, तो उनमें एक्चुअली दिखने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, वो ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए उनके लाइफ में फेलियर्स आते हैं। बाकी होती सब में है। देखो, मैं भी साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, बस उन्हें निखारने या इनकलकेट करने की ज़रूरत होती है। और जिनमें अभी नहीं दिख रही हैं, तो उन्हें ही फेलियर्स मिलते हैं, और फेलियर्स उन्हें इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि वो गिव अप ना करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ऑफ देयर ओन एक्शंस। क्योंकि आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आपकी गलती छोटी मोटी तो रही होगी, इसी वजह से नहीं हो पाया। भले ही छोटी गलती रही हो, जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया उनका हो गया। दूसरा, आपको यहीं से लाइवलीनेस दिखानी है, आपको यहीं से एबिलिटी टू बाउंस बैक होती है ना, तो आपको पता होना चाहिए आपकी क्या गलतियां हैं, और उन पर काम करते हुए अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट को बढ़िया बनाना है। राइट। तो इन चीज़ों पर काम करना है अभी से। तो हम अभी बात करेंगे डिटेल में कि जिनका क्लियर हो गया है उनको आगे क्या करना है, और जिनका नहीं क्लियर हुआ है उन्हें आगे क्या करना है। राइट। और बाकी यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट है, दैट इज़ रिगार्डिंग इंग्लिश बैच। तो इंग्लिश बैच यहाँ पर यार काफ़ी टाइम से मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। आपको पता है कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश पर ज़्यादा ही एम्फेसिस दे दिया है इस चैनल में। अदरवाइज़ जीके में भी हम करेंगे। जीके में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जो चीज़ करता हूँ मुझे लगता है कि जब तक बहुत ही अच्छे से ना हो, तब तक मैं उस पर ना हाथ रखूँ या फिर ना उस पर कदम बढ़ाऊँ। राइट। तो अभी मुझे लगा कि इंग्लिश के लिए चलो ठीक है, हमारा प्रिपेयर हो चुका है, तो हम करते हैं। बाकी अब यहाँ पर स्पेशल क्या होने वाला है, देखो, स्पेशल ये होने वाला है कि बाकी बैचेस में क्या होता है जनरली, कि हम सबसे पहले करते हैं ग्रामर। अब ग्रामर पढ़ रहे हैं, कई दिनों तक नाउन प्रोनाउन पढ़ते चले जा रहे हैं, और यहाँ पर कुछ बच्चे बोर हो जा रहे हैं, कुछ क्लास जो है वो बीच में छोड़ के भाग जा रहे हैं। उसके बाद जब इंपॉर्टेंट क्लासेस आती हैं, वो भी वो अटेंड नहीं करते हैं। उसके बाद होता है कि वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन शुरू होता है, तो उसमें S1 S2 S1 S6 ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो तब तक कई बच्चे भाग भाग चुके होते हैं, या फिर नहीं आते हैं, तो ऐसा कुछ होता है, या फिर बोर हो चुके होते हैं। और प्रैक्टिस कैसे करें, चीज़ें अलाइन नहीं हो रही हैं प्रॉपर। और फिर यहाँ पर हम वोकैब करते हैं, तो मैंने सोचा, और फिर यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती है। सो आई थॉट कि यहाँ पर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना, ये क्लासेस ना इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। लाइक आप एक क्लास में अपीयर होते हो, आप पहली क्लास मान लिया करते हो, पहली क्लास के बाद आप यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 3-4 सेक्शंस में इम्प्रूव करो। और इन सेक्शंस में ना केवल इम्प्रूव करो, आपको ऐसा लगे, ऐसा कॉन्फिडेंस आए कि एक ही क्लास में आपके 3 से 4 मार्क्स या 5 मार्क्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, बूस्ट कर गए। तो ऐसी कुछ फीलिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा कि हम सबसे पहले क्या किया करेंगे, एक क्लास में हम सबसे पहले वोकैब पढ़ेंगे। अब इस वोकैब के लिए मेरे पास इंस्ट्रक्शंस आपको ये रहेंगे कि अगले 1.5 से 2 घंटे की जो भी क्लास होगी, देखो क्लासेस यहाँ पे थोड़ी सी लंबी होंगी, तो ये इन क्लास में ना, जितनी देर आप रहोगे तब तक आप इन वर्ड्स को यूज़ करते रहोगे, इन पर आप सेंटेंसेस बनाते रहोगे बार बार, या फिर इनको मैं ही बार बार रिवाइज करवाता रहूँगा, तो अगले 2 घंटे में आपको ये वर्ड्स ना याद हो जाएंगे। फिर हम जाएंगे ग्रामर पोर्शन पर। ग्रामर में जाएंगे। अब कई बार क्या होता है कि ग्रामर पढ़ा दिया, फिर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए, लेकिन कोई प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा। तो आई थॉट कि यहाँ पर प्रैक्टिस मैं खुद ही आपको करवाऊँ क्लास में ही,
और प्रैक्टिस कहाँ से करवाऊँ, PYQs हो गए या फिर और अच्छे क्वेश्चंस बना करके फिर वहाँ से करें। फिर यहाँ पर हम जैसे S1 S6 हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, कॉम्प्रहेंशन हो गया, इन सबको एक अलग कैटेगरी में क्यों डालें, इनको हम साथ में करते रहें। फिर हम साथ में यहाँ पर जैसे मान लिया कुछ PQRS कर लेते हैं या फिर हम यहाँ पर S1 S6 कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस आपकी साथ साथ में चलती रहनी चाहिए। या फिर यहाँ पर क्लोज टेस्ट हो गया, राइट। तो आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पर क्लोज टेस्ट की यहाँ पर एकदम डिफरेंट सी क्लास हो रही है, एकदम अलग से क्लास लाई जा रही है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जिसके रिगार्डिंग मैं काफ़ी एम्फेसिस ऑलरेडी देता रहा हूँ, दैट इज़ द रीडिंग। मैं रीडिंग के लिए कई बार बोलता रहा हूँ कि रीडिंग करो भाई, रीडिंग जो करेगा उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा। फिर क्या होता है, कई बच्चे बाद में कहते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, बहुत ही कम नंबर से ऐसे रह गया या वैसे रह गया, कुछ मिस्टेक्स हो गई। फिर मैं कहता हूँ कि रीडिंग करी थी, कहते हैं रीडिंग नहीं करी थी, रीडिंग वो होती नहीं थी, समझ नहीं आता था इसलिए नहीं करी। तो होता क्या है कि केवल बोल देने से मुझे लगा काम नहीं चलेगा, तो हम क्यों ना क्लास में ही रीडिंग भी इंक्लूड करें। तो क्लास में ही मैं आपके सामने एक दो आर्टिकल्स लेके आऊँ और आपको मैं समझाऊँ कि कैसे रीड करना है। आप भी यहाँ पर साथ में बैठो, पढ़ो, राइट। तो इस तरीके से आई थॉट कि एक इंटीग्रेटेड क्लास होनी चाहिए, एक ही, मतलब एक ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 30 क्लासेस होने वाली हैं। और 30 क्लासेस कई लोगों ने समझ लिया कि ये केवल 30 डेज़ में होंगी, ऐसा कुछ नहीं है, लगभग आपकी 45 डेज़ में होंगी। क्योंकि मेरा मानना है कि आपका 5 डेज़ अ वीक पढ़ाई होती है, उसके बाद आपको रेस्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये रेस्ट किस तरीके से होगा, अलग तरीके से ऐसे होगा। 5 डेज़ अ वीक आपकी यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस चलेंगी और एक दिन आपकी, जैसे मान लिया सैटरडे को आप करोगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस क्या आप अकेले बैठ के करोगे, नहीं, प्रैक्टिस आप करोगे मेरे साथ, राइट। हम यहाँ पर बैठ के सैटरडे को केवल प्रैक्टिस करेंगे और 5 डेज़ रिवाइज करेंगे हर एक चीज़ और प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपका यहाँ पर टास्क रहेगा फॉर संडे आपको क्या करना है, और सबको यहाँ पर अपना असाइनमेंट सबमिट भी करना होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर बच सकते हो, राइट। तो इस तरीके से कुछ हम करने वाले हैं, क्योंकि मेरा एम ये है कि जिसके यहाँ पर मान लिया 45 मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में, तो वो कम से कम 65 पे पहुँच जाए। कोई अगर 60 वाला है तो वो कम से कम 75 पे पहुँच जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर 15 20 30 मार्क्स का मान लिया कोई 30 पर ही है, तो 30 वाला एटलीस्ट यहाँ पर 55 60 तक पहुँच पाए, राइट। तो इस तरीके से मार्क्स का इन्हांसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? चलो, और काफ़ी मैं प्रैक्टिकल बातें ही करूँगा, ऐसा आपको हवा हवाई बातें करता हुआ नहीं दिखाई दूंगा, राइट। चलो, अभी हम डिटेल में बात करेंगे आगे हम और क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई, जिन्होंने क्लियर कर लिया है उनको क्या करना है, राइट। वैसे तो मैं मतलब मैं रिकमेंड हुआ नहीं अभी तक, राइट। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आप अपनी पर्सनैलिटी पे कैसे काम कर सकते हो, क्योंकि उस चीज़ पर मैंने काफ़ी काम किया है जनरली। क्योंकि यार मैं आपको बताऊं, मैं एक हिंदी मीडियम से पढ़ के आया, स्टेट बोर्ड से, और ऐसे स्कूल में पढ़ा जहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम पर कुछ नहीं था, लड़कियों से कोई इंटरेक्शन नहीं होता था। मतलब वैसे यार ये एक मतलब दुख है जीवन का, ठीक है, अब ये भी है, नहीं होता था। लेकिन इसको मैं साइकोलॉजिकली ऐसे देखता हूँ कि इसमें हमारी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं इनहिबिट होती है, क्योंकि हम एक मतलब एक एक सोसाइटी है जिससे हम बात ही नहीं करते हैं, उनसे हम इंगेज ही नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम है, राइट। और हिंदी मीडियम था तो इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। अब आप कह रहे होंगे मैं इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ यहाँ पर, राइट। और तो वो उस पर भी काम किया, क्योंकि आई वॉज अ डिफेंस एस्पिरेंट, तो करता गया। कम्युनिकेशन भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। इवन मेरा एक हिंदी में इंटरव्यू हुआ था बहुत टाइम पहले, जब मेरा एनडीए क्लियर हुआ था। आई वॉज लाइक लिटरली शिवरिंग, आई वॉज सो स्केर्ड कि कैसे मैं यहाँ पर बोल पाऊँगा। लेकिन हुआ, सब कुछ होता है ना, टाइम के साथ में तो आप सीखते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कब सीखते हो, जब आप यहाँ पर डिफेंस एस्पिरेंट होते हो। तो मेरा जब लास्ट एसएसबी था, उसके बाद जब मैं निकला, आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज हैविंग अ ग्रैटिट्यूड इन माई माइंड कि यार मैं याद कर रहा था अपनी पहली एसएसबी और मेरी लास्ट एसएसबी, कि ये जो जर्नी रही है मेरी पर्सनैलिटी की, वो मतलब भाई ड्रास्टिक रही है। बहुत मज़ा आया लिटरली। तो बस सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जाना है यहाँ पर। और आपका अगर यहाँ पर क्लियर हुआ है, चलो ठीक है, तो वहाँ पर हम बात करते हैं। तो देखो यार, एसएसबी ना, यहाँ पर हम कहते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनका सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है एसएसबी में। क्या क्या होती हैं? एक होती है आपका मनसा, दूसरा होता है वाचा,
और तीसरा होता है कर्मणा। और ये जिनका नहीं क्लियर हुआ है ना वो भी देख लो भाई, ठीक है, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने वाला हूँ चीज़ें, राइट। तो इन चीज़ों का ना सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। मनसा क्या होता है, वट वर यू थिंक, राइट। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यू थिंक, सो यू थिंक। वाचा, you speak, so whatever you think definitely you are going to speak। और कर्मणा, you act, right, you act। मेरी राइटिंग यहाँ पर ख़राब हो रही क्योंकि मेरी हाथ अभी सही नहीं हुआ है एक्चुअली। यहाँ पर एक फिंगर है, आपको पता है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, चोट लग गई थी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे पहले भी कौन सा बहुत अच्छी थी। कोई बात नहीं, है ना। तो तीन चीज़ें हैं, इनमें इनमें ना प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। वो जो कहता है ना कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, तो आप जो सोचते हैं वो आप बोलते हैं और वही आप करते हैं। अगर इन तीनों चीज़ों में आपका प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, इसको ना साइकोलॉजी में तो एक मेंटल डिसऑर्डर बोल दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिसोनेंस, है ना। प्रॉपर कोई मतलब मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, लेकिन हाँ डिसोनेंस बोलते हैं। डिसोनेंस क्या होता है कि ये आपका एक होता है आइडियल सेल्फ, ठीक है, एक आपका होता है आइडियल सेल्फ। आप अपनी इमेज एक बना के चलते हो, आपको लगता है कि आपको आप यार ऐसे होने चाहिए, और एक आप असल में होते हो तो आपको लगता है कि ये आपका है एक्चुअली रियल सेल्फ। आप एक्चुअल ऐसे हो, आप होना चाहते हो ऐसे, लेकिन आप एक्चुअल में हो ये। आपको लगता है कि आपको यहाँ पर 5 किलोमीटर्स रनिंग हो जानी चाहिए इन अराउंड 20 मिनट्स 18 मिनट्स, लेकिन यहाँ पर आप जब 5 किलोमीटर दौड़ने जाते हो असल में, तब आप यहाँ पर 3 किलोमीटर के बाद आप बैठ जाते हो, आपको लगता है यार हो ही नहीं पा रहा। आपको यहाँ पर लगता है कि आपको यार सारे मतलब यहाँ पर सवाल आने चाहिए, क्वेश्चंस, ठीक है, रीजनिंग के ये सब चीज़ें, लेकिन आप जब एक्चुअली बैठते हो तो आप यहाँ आपसे क्वेश्चन होते ही नहीं हैं। आपको यहाँ पर लगता है कि आप यार यहाँ पर बहुत ही अच्छे इंसान होने चाहिए, आप एक बहुत ही अच्छे एक पब्लिक स्पीकर होने चाहिए, राइट। आपका कम्युनिकेशन ना एक टॉप नॉच होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जब आप बोलने के लिए जाते हो आप कांप जाते हो, आपको लगता है यार कैसे होगा मेरे से, आपकी टांगें एकदम हिल जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें जब होती हैं ना, इन्हें कहते हैं डिसोनेंस होना। और यही चीज़ होती है, कई बार आप सोचते बहुत हो, आपको बहुत कुछ करना चाहते हो जीवन में, और आप कई बार बोलते भी बहुत हो, कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा बकवास करता, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बकलोल टाइप इंसान होते हैं, बहुत बोलते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब करने की बारी आती है तब आपसे कुछ हो नहीं रहा है। तो भाई इन चीज़ों में ना, इन तीन चीज़ों में आप सिंक्रोनाइजेशन लेके आओ, आप जो सोचो आप वही बोलो और आप वही करो। भले ही कम सोचो, कम बोलो और कम करो, लेकिन इनके बीच में ना प्रॉपर वो अंडरस्टैंडिंग लेके आओ। कई बार क्या होता है कि आप इंटरव्यू में जाके बोल तो बहुत कुछ देते हो, और वही चीज़ ना आप यहाँ पर ग्राउंड में दिख जाती है कि भाई इसने बोला तो बहुत कुछ था। जब ये बाद में कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्कस कर रहे होते हैं ना, कि इसने आपकी कॉन्फ्रेंस से पहले ये डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में कि ये चेस नंबर 26 जो है ना ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। तो जीटीओ कहता है कि अच्छा ऐसी बातें कर रहा था, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा भाई, बड़ा ही बातें कर रहा था, इतना दौड़ता हूँ उतना दौड़ता हूँ, और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में यहाँ पर 5 ही कर पाया, 6 ही कर पाया। या फिर यहाँ पर कुछ और तो दिख नहीं रहा था मुझे, राइट। तो वो फिर कहते हैं कि इसको तो नहीं लेंगे, हटाओ इसको, ठीक है, और फिर आप अंदर घुसते हो, फिर आपसे पूछते हैं, फिर से वो क्वेश्चन पूछते हैं। और फिर मैं कई बार सोचता हूँ अगर वो पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं कि इसको नहीं लेना है, राइट, आपको मान लिया यहाँ पर रिजेक्ट कर चुके हैं, और आप यहाँ पर जाते हो, आपसे पूछते हैं सो हाउ वाज योर परफॉर्मेंस दिस टाइम, आप कहते हो कि सर दिस वाज द बेस्ट। तब वो सर झुका के नीचे हंस रहे होते होंगे, है ना, कि यार कैसी बातें कर रहा है, इसको हमने निकाल दिया और ये देखो कितना होपफुल हो रहा है। हाँ, तो ऐसा कुछ तो सोचते होंगे, यहाँ पर मेरे अंदर कुछ वर्ड्स भी आ रहे हैं CS से, ऐसा कुछ सोचते ही होंगे, है ना। चलो छोड़ो। तो यहाँ पर आपको पहली बात तो ये करना है, दूसरा यहाँ पर देखो आपको यार एक प्रॉपर रूटीन लेके आना है। भले ही देखो गंदा रूटीन या बुरा रूटीन नहीं होता है कुछ भी, अच्छा रूटीन या खराब रूटीन नहीं होता है, रूटीन एक एक होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर डेली 7 बजे उठते हो तो आप डेली 7 बजे ही उठो ना, क्या दिक्कत है, कोई ज़रूरी है यहाँ पर 4 बजे ही उठना। अगर आप यहाँ पर 4 बजे उठते हो तो भाई डेली 4 बजे उठो। अगर आप 10 बजे उठते हो तो भाई 10 बजे उठो और कॉन्फिडेंटली बोलो कि मैं 10 बजे इस वजह से उठता हूँ। हाँ, आपका मतलब यहाँ पर होना चाहिए ना कि आप कोई काम अगर करते हो तो क्यों करते हो, मैं इसलिए करता हूँ, बात खत्म। उसके बाद तो एक हो गई आपकी रूटीन वाली बात, ठीक है, रूटीन आपका प्रॉपर होना चाहिए।
दूसरा आपके रूटीन में 2-3 चीज़ें हैं, जैसे के लिए एक्सरसाइज है, और यहाँ पर हो गया स्लीप हो गया, ठीक है? स्लीप तो बहुत ज़रूरी है, स्लीप आपकी कम से कम 7 से 8 घंटे की, एक्सरसाइज आपकी लगभग 1 से डेढ़ घंटे की, और एक अच्छी डाइट। ये 3-4 चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी हैं, जो कि होनी ही चाहिए, दे आर मोस्ट एसेंशियल थिंग्स। और उसके बाद आपकी लाइफ में थोड़ा-सा रीडिंग का भी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, आप रीड करते हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, और रैंडम मत पढ़ो, यहाँ पर कुछ राइटर्स के नाम देख लिया करो कि आप जो आर्टिकल पढ़ रहे हो वो किस राइटर ने लिखा है, तो ऐसे करके कुछ देख लिया करो। और फिर आपकी लाइफ में 1-2 गेम्स ज़रूर होने चाहिए। एक गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोशिश करो कि अगर आप बास्केटबॉल, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल इस टाइप के गेम्स खेलते हो, तो बेहतर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वाले जो होते हैं ना, इनमें प्रॉपर आपकी जो फिजिकल डायनेमिक्स हैं और आपका जो मेंटल डायनेमिक्स है, सारी चीज़ें दिख जाती हैं, इसलिए ये वाले जो गेम्स हैं ना, डिफेंस फोर्सेस ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो इतनी ही चीज़ें आपने करनी है। और अगला, हाँ, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि आपके अंदर OLQs तो हैं, लेकिन आप यहाँ पर शो कैसे करोगे? आप बोल के ही तो दिखाओगे। आप करके भी दिखाते हो, आई नो दैट, करके, लेकिन आप जैसे आपका पूरा इंटरव्यू है, वहाँ तो आप बोलोगे ही, जीडी में आप बोलोगे ही, राइट? जीपीई में आप बोलोगे, तो हर जगह आपको बोलना तो पड़ता ही है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये 3-4 चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान में रखो। आपको और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना? लेकिन इतना ही हम कई बार नहीं करते हैं। बाकी भाई, जिनका नहीं हो पाया है, टाइम आपके पास बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है कि आप यहाँ पर 20-25 या फिर आप यहाँ पर 30 दिन का शौक मनाओ, उसके बाद आप तैयारी शुरू करो, लास्ट में आपको ध्यान आता है कि भाई पढ़ना भी था, फिर से अटेम्प्ट ये वाला ना निकल जाए, तो ये काम नहीं करते हैं। अभी से अगर शुरू करोगे तो आपको 5 से 6 घंटे डेली पढ़ के आपका निकल जाएगा, लास्ट में आप शुरू करोगे तो आपका 10 घंटे की मैराथन भी देखोगे ना, तब भी आपका नहीं होगा, राइट? तब भी आपका नहीं होगा। तो अभी से शुरू करो। और शुरू कैसे करोगे? शुरू करो, अगेन आप रीडिंग से शुरू करो। आप जीके में क्या करोगे? जीके में भाई बुक्स पढ़ना शुरू करो। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई बुक्स पढ़ो, बुक से आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो नॉलेज है, ज़्यादा टाइम तक रिटेन होती है, आपकी नॉलेज ज़्यादा अच्छे से बढ़ती है। बाकी आप लेक्चर्स वगैरह देखो, मैं कई बार कहता हूँ लेक्चर्स आप देखो, बट लेक्चर्स आपका एडिशनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं, कभी आपका मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होते हैं, मेन आपका बुक्स ही होती हैं। और इसके लिए मेरा पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है, मास्टर प्लान फॉर CDS 2 2026, देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर जाके देख लेना ज़रूर से, राइट? बहुत ही डिटेल में मैंने आपको आपको मतलब बड़े ही ऑथेंटिक तरीके से समझाया है। राइट? तो ये चीज़ हो गई। और बाकी मैथ्स जैसे हो गई, मैथ्स में अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो भाई, पेन और पेपर उठाओ, सवाल लगाना अभी से शुरू कर दो। अब कुछ लोग होंगे ना, गलती क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि यार पिछला वाला अटेम्प्ट नहीं निकला ना, अब मेरे को जीरो से शुरू करना है, अब वो फिर से सिलेबस कंप्लीट करते हैं। भाई फिर से आपको शुरू ही नहीं करना है। आप यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर आपके मार्क्स रह गए थे 78, और मान लिया 83 या 84 कट ऑफ गई है। तो आप कितना क्लोज हो, आपको कहाँ से शुरू करना है? आपको क्या ज़ीरो से करना है क्या? नहीं करना है आपको ज़ीरो से। गर्ल्स हैं, उनके मान लिया 100 मार्क्स रह गए थे, रह गया 5-6 नंबर से, तो क्या आपको ज़ीरो से करना है? बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर 20-30 नंबर बढ़ाने हैं आपके, बढ़ जाएँगे आराम से, तो क्यों टेंशन लेते हो बहुत ज़्यादा? जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो भाई सबसे पहला काम वही किया करो, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपको सबसे पहले उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के PYQs लगाने होते हैं, ताकि आप देख पाओ कि आप कहाँ खड़े हो। आप यहाँ पर एक बैटलफ़ील्ड में उतरते हो, आपको पता ही नहीं कि आप कितना टिक पाओगे, कैसी क्या परफ़ॉर्मेंस है, आप यहाँ पर कितना सस्टेन करोगे, आपको कैसे पता चलेगा? ये हाँ, यहाँ से पता चलेगा ना, PYQ से। तो ये आपने करना है, राइट? बाकी वो वीडियो देखना, ठीक है? वहाँ से आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या आपको मतलब यहाँ पे तैयारी करनी है। उन्हीं चीज़ों को मैं बार-बार रिइटरेट नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी हाँ, इनके लिए मैं कहूँगा, जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, उनके लिए तो है ही है, बाकी जिनका नहीं भी हुआ है, वो भी मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ऐसा एक वीडियो चाहिए, जहाँ पर मैं आपको साइकोलॉजिकली अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आपको अपनी पर्सनैलिटी कैसे बिल्ड करनी चाहिए, राइट? फॉर SSB या फिर किसी और चीज़ के लिए, तो उस पर हम डिटेल में बात कर सकते हैं, है ना? मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊँगा कैसे क्या चीज़ें करनी है। बाकी हम अपनी बात करते हैं यहाँ पर सरप्राइज़ की। सरप्राइज़ है, देखो ये, कि एक कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स आई थॉट कि मुझे करना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कर देते हैं फिर, है ना? क्योंकि अभी मेरा प्रॉपर सिंक्रोनाइज़ेशन होने लग गया है। काफ़ी लेट आया, लेकिन हाँ, अब होने लग गया है ना? फेलियर से सीखते हैं हम। सो ये कोर्स है आपका CDS का,
एनडीए और एफकैट, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अगर आपको यहाँ पर इंग्लिश पर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बात ये है ना, कुछ बच्चों के टेक्स्ट आए मुझे, कुछ कह रहे हैं मेरे कि 74 75 मेरे इंग्लिश में बन रहे थे। है ना? और कुछ लोगों का आया जिनके यहाँ पर 78 ही बन रहे थे टोटल, कुल मिला के दोनों में मिला के, या फिर 73 बन रहे थे। तो यार समझ सकते हो ना। और क्या आप इतने मार्क्स जीएस में ला सकते हैं? जीएस में थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन हाँ इंग्लिश में आप ला सकते हैं, है ना? इंग्लिश में आप ला सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे ये भी बोला कि यार केवल इंग्लिश, जीके क्यों नहीं? जीके फिलहाल अगर आप यहाँ पर इस कोर्स में इनरोल करते हो, तो मेरा तो फोकस ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश पर रहेगा फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन जीके में मैं आपकी हेल्प ज़रूर करता रहूँगा, साथ में मैं आपको हेल्प करता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा, आपको मैं बताता रहूँगा कि कौन सा पेपर आपको कहाँ से लगाना है, या फिर कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कब पढ़नी है। ये सब चीज़ें डेफ़िनेटली हम साथ में करते रहेंगे। और मैं कोर्स में मैंने क्यों इंक्लूड नहीं किया जीके, क्योंकि देखो यार अगेन वही बात आ जाती है, अगर मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं कर सकता ना, बहुत ही मतलब कमाल तरीके से, तो मैं उसमें अभी कदम नहीं रखूँगा। ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ये आपका इंग्लिश का बैच आपका आई हैव प्लान्ड कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट वीक ऑफ जुलाई से हम एक क्रैश कोर्स ले आएँगे जिसमें हम इंग्लिश प्लस जीके की बात कर लेंगे, राइट? और ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पर इंग्लिश के बैच में रहेगा ऑलरेडी, ठीक है, तो उसको यहाँ पर डेफिनेटली कुछ कंसेशन वगैरह मिल जाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पर वट एवर आई हैव प्रॉमिस्ड वो मैं आपको करके दूंगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें आपकी अलग होने वाली हैं। बड़ी बड़ी बातें तो यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कि लिए मिक्स्ड एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग होने वाली है इन एवरी क्लास, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अगर किसी की स्क्रीन छोटी है तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है मिक्स्ड एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग इन एवरी क्लास। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पर वोकैब करेंगे। आपको मान लिया मैंने 10 वर्ड्स बता दिए, है ना? क्लास के स्टार्टिंग में आते ही मैंने 10 वर्ड्स आपको बता दिए। अब उसके बाद हम बार बार बातों में उन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, समझ रहे हो? उन वर्ड्स को हम पूरी क्लास में यूज़ कर रहे हैं। मान लिया 2 घंटे की क्लास है, तो 2 घंटे में हम बार बार उन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, सेंटेंसेस बना रहे हैं। उसके बाद हम करते हैं ग्रामर, ठीक है। अब ग्रामर आपका ऐसा नहीं होगा कि मैंने करवा दिया ख़त्म हो गया, ठीक है, जल्दी से। हाँ ऑब्वियस सी बात है, कुछ इनिशियल की क्लासेस में मैं ख़त्म करवा दूंगा ग्रामर, लेकिन ग्रामर को हम बहुत ही प्रैक्टिस ड्रिवन रखेंगे। इस तरीके से करेंगे कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें साथ में चलती रहें एकदम, मतलब उनको आप अप्लाई कर पाओ। कई बार क्या होता है कि रूल्स हमें पता होते हैं, बट उनका एप्लीकेशन में हमें प्रॉब्लम आती है ना? उनको हम कैसे अप्लाई करें, उसमें कई बार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उनके लिए हर एक रूल से एसोसिएटेड पीवाईक्यूज वहीं पर अलाइंड होंगे, तो उनको उनको हम साथ साथ में करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। और भी प्रैक्टिस सेशन होते रहेंगे साथ साथ में। और फिर उसके बाद हम क्या क्या करेंगे, उसके बाद हम एक सेक्शन उठाएंगे। मान लिया हम क्लोज टेस्ट उठाते हैं, तो क्लोज टेस्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। क्योंकि यार मेरा ऐसा मानना है ना कि सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकैट हो, ये वाले एग्ज़ाम जो हैं, मैं स्पेसिफिकली बोलूँ जो यूपीएससी वाले एग्ज़ाम होते हैं, वो कंटेंट बेस्ड होते ही नहीं हैं। कई बार लोग कंटेंट में पड़े रहते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा कंटेंट आप पढ़ा दो। देखो पढ़ाने को क्या है, जैसे वोकैब की बात है तो वोकैब के लिए डेफिनेटली यार मैं आपको 2000 वर्ड्स बता दूं, तो क्या वो काम की चीज़ रहेगी? क्या आपको मतलब इतना रिटेन कर पाओगे? क्या आप उन चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे? ये मुश्किल रहता है ना। सो यूपीएससी वाले जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वो कंटेंट बेस्ड नहीं होते हैं, वो एक्चुअली होते हैं स्ट्रेटजी बेस्ड। स्ट्रेटजी की बात करो, या फिर आप यहाँ पर बात कर सकते हो गाइडेंस की, कि किस तरीके से आप चीज़ों को अप्लाई करते हो, या फिर एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन मतलब यहाँ पर चीज़ें अप्लाई करना, वो वाला एप्लीकेशन, राइट? चीज़ों का एप्लीकेशन, जो भी आप चीज़ें पढ़ते हो उनको अप्लाई कर पाते हो या नहीं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन कंटेंट ओनली। इसीलिए जैसे क्लोज टेस्ट है, अब क्लोज टेस्ट हो गया, पी क्यू आर एस हो गया, या फिर मैं बात करूं आपका S1 S6 हो गया, तो क्या इन चीज़ों में कोई कंटेंट वगैरह आ रहा है? नहीं, इनमें बस प्योरली आपकी गाइडेंस आती है। आपको पता है जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी वीडियोस वगैरह प्रोवाइड किए, S1 S6 हो या फिर PQRS हो, क्लोज टेस्ट हो, कई लोगों ने बोला इन वीडियोस ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। तो यही चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं, लेकिन हम डेली करने वाले हैं, साथ साथ में करने वाले हैं।
ऐसा नहीं क्लोज टेस्ट की एक क्लास करवा दी उसके बाद जाओ भाई अपना देखो, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। क्लोज टेस्ट हो सकता है हमारा 3-4 दिन हम करवाएं, और साथ साथ में अच्छे से प्रैक्टिस करें इनकी, और एवरी सैटरडे उसके बाद हम फिर से प्रैक्टिस करते रहेंगे, राइट। चलो, तो ये तो बात हो गई। तो हम क्लास की बात कर रहे थे, मान लिया एक पहली क्लास है, पहले दिन की क्लास है, तो ये पहली चीज़ हो गई, वोकैब हो गई। दूसरा यहाँ पर ग्रामर हमने कर ली, नाउन पढ़ लिया। उसके बाद तीसरा हम इनमें से कोई एक चीज़ कर रहे हैं। फिर चौथा यहाँ पर जैसे के लिए है रीडिंग। तो रीडिंग भी मैं खुद ही करवाऊँगा आपको। हुँ? यहाँ पर मैं 1-2 आर्टिकल्स लेके आऊँगा और आपको मैं समझाऊँगा कैसे आपने रीड करना है, कैसे आपको यहाँ से इन्फरेंसेस निकालने होते हैं, कैसे आपको वोकैब एक्सट्रैक्ट करनी होती है, कैसे आपको यहाँ पर लाइन टू लाइन चीज़ें समझनी होती हैं। क्योंकि होता ये है, मैं आपको बोल दूँ रीडिंग करनी है, बहुत ज़रूरी है, आप रीडिंग करते नहीं हो क्योंकि आपको समझ नहीं आती। इवन मैंने इतना ज़्यादा एम्फेसिस दिया था, मैंने यहाँ पर रीडिंग के लिए वीडियो भी अपलोड किया था, लेकिन कई लोगों ने नहीं की, फिर भी अच्छे से। तो इसलिए सोचा कि मैं खुद ही आपको करवा दूँ इस बैच में, राइट? तो आपको रीडिंग भी यहाँ पर करवाई जाएगी। तो ये इस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी जो कि काफ़ी इंटीग्रेटेड होंगी, मिक्स्ड क्लासेस होंगी, राइट? और इमीडिएट एप्लीकेशन और एक्चुअल एग्ज़ाम एक्सपोज़र आपको वहीं पर मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर हम पीवाईक्यूज़ पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने वाले हैं। मतलब लगभग पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज़ आपको 30 क्लासेस में मैं कंप्लीट करवा दूँगा। हुँ? और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और जो भी शॉर्टकट्स वगैरह हैं वो मैं आपको बताता ही रहूँगा। रेगुलर टेस्ट आपके होते ही रहेंगे, टेलीग्राम वगैरह पर आपको क्विज़ेज़ मिलती रहेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। अब ये परफॉर्मेंस ट्रैकिंग यहाँ पर वर्ड फ्रेज़ बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसको हम कैसे करने वाले हैं पता है? जो भी बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेगा, उसका मैं सबसे पहले अभी जो भी आपने रीसेंट एग्ज़ाम दिया है, अगर आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ पर कोई भी मॉक आपने लगाया होगा या पीवाईक्यू लगाया होगा, उसका मैं आपसे स्कोर माँगने वाला हूँ, या फिर आपने अभी एग्ज़ाम दिया है उसका स्कोर आप यहाँ पर मुझे बताएँगे। क्योंकि आई वांट डेटा। मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखनी है। मुझे हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का स्कोर चाहिए, उसने कितना स्कोर किया था मेरे बैच में एनरोल करने से पहले, और अगले वाले एग्ज़ाम में वो कितना स्कोर करने वाला है, या फिर एग्ज़ाम ये इस बैच से निकलते ही उसका स्कोर कहाँ तक पहुँचा है। मतलब यहाँ पर कितना था और लास्ट पॉइंट पर स्कोर उसका कितना है। हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का स्कोर मुझे यहाँ पर चाहिए, राइट? तो इसलिए अगर आपको यहाँ पर एनरोल करना है तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पर 9264922851 पर टेक्स्ट करेंगे। मैं आपको वहाँ पर डिटेल्स वगैरह बताऊँगा ही, और साथ में मैं आपसे स्कोर भी माँगूँगा, और यहाँ पर आपको हेज़िटेंट हुए बिना आपको अपना रीसेंट स्कोर मुझे प्रोवाइड करना है, राइट? यहाँ पर कोई शर्माने वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप लर्निंग के लिए आ रहे हो, आप सीख के जाओगे, दैट इज़ माय प्रॉमिस। हुँ? तो ये तो आपका काम जो है वो होने ही वाला है। और उसके बाद ये हमारी क्लासेस चला करेंगी, राइट? और फिर ये हमारी होंगी क्लासेस एक्चुअली 5 डेज़ अ वीक होंगी। 5 डेज़ अ वीक हम केवल क्लास करेंगे, और उसके बाद सैटरडे हमारा होगा फॉर प्रैक्टिस ओनली। तो सैटरडे को हम प्रैक्टिस किया करेंगे। हुँ? सैटरडे को हम बैठा करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिस आप खुद से तो करोगे नहीं। कई बार होता है कि बोल तो देते हैं लेकिन किसी ने करी ही नहीं। कोई कह रहा है कि ये हो गया था, मैं बीमार हो गया था, मेरा पैर टूट गया था, व्हाटएवर, ठीक है, या फिर नानी को ये हो गया, वो हो गया। तो यहाँ पर प्रैक्टिस हम साथ में बैठ बैठ के करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको डेली आना है और मैं खुद आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊँगा। फिर संडे के लिए अगेन कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क रहेगा, लेकिन संडे हम थोड़ा-सा चिल करेंगे, ठीक है? और फिर मंडे से शुरू हो जाएँगे। इस तरीके से आपका पूरा प्रॉपर चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं, और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर अगले वाले में एनरोल करेगा वो तो कॉन्टैक्ट में रहेगा ही, और जो नहीं भी करेगा ना, उसको यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में है और मैंने बस छोड़ दिया अब आपके ऊपर है, नहीं। हम कॉन्टैक्ट में बने रहेंगे और आपको मैं बीच-बीच में गाइडेंस देता रहूँगा, क्योंकि मुझे रिज़ल्ट चाहिए, ठीक है? तो ऐसा है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है मेरा एम क्या है। मेरा एम ये है कि इंग्लिश में आपका जितना भी स्कोर आ रहा हो, ठीक है? उसमें कम से कम आपके 25-30 नंबर, 20 नंबर, ठीक है? मतलब वो एनहांस होने ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर वो मेरा फेलियर माना जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो ऐसा मैं ऑब्वियस सी बात है अब मैं करने नहीं वाला हूँ, ठीक है? इतना बड़ा ब्लंडर अपनी लाइफ़ का, तो मैं उस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ोकस देने वाला हूँ, राइट? बाकी बात रही फ़ीस की, तो फ़ीस आपकी यहाँ पर 1200 है, ठीक है?
तो आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। 30 क्लासेस रहेंगी। 30 क्लासेस आपकी अराउंड इन 45 डेज़ कंप्लीट होंगी। 21 मई से ये बैच जो है स्टार्ट होगा। कहाँ पर होगा? ये गूगल मीट पर होगा, ठीक है। रिकॉर्ड मैं करूँगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग रहेगी और रिकॉर्डिंग को बाद में प्रोवाइड आपको कर दी जाएगी ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप बनेगा, ठीक है। और वहीं पर हमारी प्रैक्टिस वगैरह होती रहेगी। लेकिन आई वुड से देखो, पहले दिन हमारी जो मतलब पहली जो क्लास होगी वहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई अटेंडेंस मुझे कंप्लीट चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आपको करना है यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर आ सकते हो, राइट। और इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी मैं क्या बताऊँ, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। मिलते हैं क्लासेस में। आप टेक्स्ट मुझे कर सकते हैं 9264922851 पर, और वहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह जो भी बनेंगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और फिर बाद में यहाँ पर हम बैच में मिलेंगे, राइट। हाँ, और बाकी बात रही जैसे जीके की ना, जीके मैंने बताया कुछ लोगों को यहाँ पर डर है कि केवल इंग्लिश का यहाँ पर करें तो क्या यहाँ पर बेनिफिशियल होने वाला है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि देखो, जीके मैंने किया इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास पूरा कंप्लीट कंटेंट अभी था नहीं। बाकी गाइडेंस और पीवाईक्यूज मैं आपको करवाता रहूँगा। और फिर बात रही यूट्यूब की। भाई यूट्यूब पर देखो वैसे ही वीडियोज़ आने वाली हैं, ठीक है। यूट्यूब पर अभी क्या है, बात यह है कि मैं 2-3 कामों से फ्री हो गया हूँ। एक तो मेरे जो रिटन एग्ज़ाम्स थे उन सब से, ठीक है। बाकी मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ पर भी मैं कई बार गायब हो जाता था 1 महीने के लिए, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए। तो वो भी चीज़ें अब नहीं होने वाली हैं। सो यूट्यूब अब कंसिस्टेंसी देखेगा, और यहाँ पर हम अपने कंटेंट पर डेफिनेटली काम करते ही रहेंगे। और यहाँ पर आपको जो यूनिक वीडियोस है ना, वो उस टाइप की वीडियोस मिलती रहेंगी। जैसे कि लिए लास्ट 5 ईयर्स की पी वाई क्यूज़ रिगार्डिंग वोकैब ओनली, ठीक है, इंग्लिश का। या फिर यहाँ पर हम CAPF के, जैसे मैंने बात करी थी, CAPF के जैसे के लिए हम बात करेंगे पिछले 5 साल के पी वाई क्यूज़ ऑफ जियोग्राफी ओनली। और किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं, मैंने आपको पहले ही आपको डेमो दे दिया है। बायोलॉजी का और जियोग्राफी का। बायोलॉजी का मैंने आपको बताया था कि उसमें मैंने केवल 40 क्वेश्चंस एनालाइज किए थे। उन 40 क्वेश्चंस में से इस बार 7 आउट ऑफ 10 आए थे एग्ज़ाम में। तो ये पावर होती है पीवाईक्यूज़ की। और ये सारे पीवाईक्यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस चैनल पर करते रहेंगे। तो जीएस में भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, है ना। और ये मैंने आपको बताया था, पहले हम CAPF से स्टार्ट करेंगे। अभी मेरा हाथ भी सही हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो हम शुरू करेंगे। फिर हम CDS करेंगे। और देन देन साथ साथ में हम CSC के पीवाईक्यूज़ भी करते रहेंगे, राइट। तो ये पीवाईक्यूज़ तो आपको मैं सारे करवा दूंगा। बाकी आप बीच बीच में कुछ टॉपिक्स वगैरह बताएंगे, उन पर भी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो जीके का भी अब काम देखो है लगातार चलने वाला है। जीके मैं बना इसलिए नहीं रहा था क्योंकि उसमें यार मेरे को बहुत ही अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। आपको पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरी आदत है यार, मैं बहुत ज़्यादा बेस से शुरू करना चाहता हूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिक चीज़ों पे पहले बात करूँगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल बेसिक इनकम की, तो मैं पहले यूनिवर्सल को ब्रेक डाउन करूँगा, फिर बेसिक को, फिर इनकम को, ठीक है, फिर मैं शुरू करूँगा। तो मेरी वो वाली आदत है, इस वजह से थोड़ा सा रह जा रहा था, है ना। तो देखते हैं कि आगे कैसे क्या काम चलता है। बाकी आप इन चीज़ों के लिए मुझ पर रिलाय कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग अभी के लिए, राइट। मिलते हैं अगले वीडियोस में। और बाकी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं 9264922851 पर। और ये है टेलीग्राम चैनल, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारी अनाउंसमेंट आपको यहीं पर मिलने वाली हैं। तो फिर से देख लो, जो भी डिटेल्स वगैरह हैं याद रखना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इनरोल करें, ठीक है। और मिलते हैं फिर। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।